क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन, डज द सिस्टम प्रोवाइड एन appropriate set of functions that enable users to carry out all their tasks in a way they want to do them? ठीक है, ये सारे जो है ना इंटर रिलेटेड है एक दूसरे से, एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस, सेफ्टी, अपील, ये आपको सारे लगेंगे यार ये अलग अलग तो है नहीं, इनका कहीं ना कहीं आपस में एक दूसरे से कनेक्शन है, बिल्कुल ये एक दूसरे से कनेक्टेड है, इसीलिए तो उनको यूजिबिलिटी के अंडर डाला है। मगर ये वाला क्वेश्चन क्या कहता है कि क्या सिस्टम ऐसे सेट ऑफ फंक्शंस प्रोवाइड करता है जो कि आपके यूजर को इस काबिल करते हैं कि वो जो काम जिस तरह परफॉर्म कराना चाह रहा है वो करा पाए। अब ये क्वेश्चन है कि आपके पास ऐसे सेट ऑफ फंक्शंस हैं कि यूजर के दिमाग में जो है कि मैं काम ये इस तरह कराना चाह रहा हूँ, क्या वो करवा पा रहा है? क्वेश्चन ये है। अब इसके लिए जो है ना, इसका जो गोल है वो कौन है, वो आता है यूटिलिटी। ये यूटिलिटी जो फैक्टर है ना, वो इस क्वेश्चन को आंसर करता है कि यूटिलिटी फैक्टर क्या करता है, कहता है कि एक्सटेंट ऑफ प्रोवाइडिंग द राइट काइंड ऑफ फंक्शनैलिटी सो दैट यूजर कैन डू व्हाट दे वांट टू डू। ठीक है, यूटिलिटी का क्या मतलब है कि ये इस चीज का अश्योरिटी है कि जो यूजर जो काम करवाना चाह रहा है ना, जो फंक्शनैलिटी वो परफॉर्म करवाना चाह रहा है, आप उसको वही फंक्शनैलिटी जो है ना वो आप उसको प्रोवाइड करें। अब आप कहते हैं ना कि एक सिस्टम हाई यूटिलिटी सिस्टम और एक लो यूटिलिटी सिस्टम। अब यूटिलिटी तो क्लियर है कि जो आप काम करवाना चाह रहे हैं, आपको वो जो है ना इतनी फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है कि आप वही काम करवाएं। अब अगर किसी सिस्टम में ये चीज की कमी है तो इसका क्या मतलब है कि उसकी यूटिलिटी लो है, और अगर किसी में ये ज्यादा है तो इसका क्या मतलब है कि उसकी यूटिलिटी ज्यादा है। अब ये लो यूटिलिटी की सबसे बड़ी एग्जांपल यहाँ पे भी दी हुई है और आप भी विटनेस करते हैं कि अगर आपने पेंट में जाके अगर आपने फ्री ड्राइंग करनी हो तो आप जो है वो बाउंड है माउस को पकड़ के ड्रॉ करने पे, ऐसा ही है। अब ये प्रॉब्लम है आपके लिए बहुत बड़ा। क्यों? क्योंकि आप वहां पे जो है ना नीट तरीके से नहीं बना पाएंगे, बना लेंगे फ्री हैंड पेंटिंग कर लेंगे, मगर वो जिस तरह की बनेगी ना, क्योंकि माउस जो है वो जाहिर है आपको पता है वो जिस तरह मूव करेगा उसी तरह से जो है ना, जूम में व्हाइट बोर्ड, टीम में व्हाइट बोर्ड, बिल्कुल बिल्कुल उसी तरह कि वहां पे अगर आपने फ्री हैंड करना है तो वो आप माउस के ऊपर जो है ना वो डिपेंडेंट है। हाँ, उसको एक्सपीरियंस को इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है कि अगर आप जो है ना स्लाइड्स में हटाना पड़ता है, स्लाइड्स को हटाना पड़ता है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तो आप जो है ना यूटिलिटी इसकी इंप्रूव कैसे हो सकती थी कि अगर आप टच करते स्क्रीन को, मैं यहाँ पे टच करती पेंट में, और जो जिस तरह मैं टच कर रही हूँ उस तरह से जो है ना वो जो है ना वो कह लें कि कोई भी शेप बन जाती, तो वो जो है मेरे पास एक उस वक्त जो है ना ये क्या हो जाता, हाई यूटिलिटी हो जाता। अगर हाई यूटिलिटी की एग्जांपल देखें तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई आपसे जो है ना वो अकाउंट्स का कोई सिस्टम बनवा रहा है, आपसे कोई मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए कोई सिस्टम बनवा रहा है, तो वो जो है ना वो वही काम कर रहा हो, जो जिसके लिए चीज बनवाई जा रही है वो वही चीज बनवाई जा रही है, वही बनाई है आपने, और वो उससे जो है ना यूजर अपना जो है ना अपना काम परफॉर्म करवा रहा है, और जो वो काम करना चाह रहा है सिस्टम वही काम कर रहा है, तो फिर वो एक किस चीज के जिम्मे में आती है, वो चीज आती है वो एक हाई यूटिलिटी एप्लीकेशन है। और अगर आप जो करवाना चाह रहे हैं वो उस तरह नहीं हो रहा तो फिर वो एक लो यूटिलिटी एप्लीकेशन है। आई एम क्लियर? आपको ये बात समझ आई है, ये जो मैंने अभी बात की है यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट, हाई यूटिलिटी एंड लो यूटिलिटी? ओके, थैंक यू। नेक्स्ट, अगला गोल। अब अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन ये है कि इज द सिस्टम इज केपेबल ऑफ अलाउइंग पीपल टू लर्न वेल। ठीक है, लर्निंग की बात हो रही है, कैरी आउट देयर वर्क एफिशिएंटली, दूसरी बात। तीसरी बात, एक्सेस द इंफॉर्मेशन दे नीड, बाय द गुड्स दे वांट, एंड सो ऑन। ठीक है, कि जो वो काम करवाना चाह रहे हैं वो एफिशिएंट तरीके से हो रहा है, लोग जो है चीज को आसान तरीके से लर्न कर पा रहे हैं, इंफॉर्मेशन जिसकी वो एक्सेस करना चाह रहे हैं, जिसकी उनको जरूरत है, क्या वो उनको मिल रही है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर वो कोई गुड्स खरीदना चाह रहे हैं या कुछ भी करवाना चाह रहे हैं, क्या वो काम जिस तरह वो चाह रहे हैं परफॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो ये जो किसके जिम्मे में आता है, ये आता है आपका इफेक्टिवनेस के जिम्मे में। नहीं, एफिशिएंसी एक अलग चीज है। एफिशिएंसी का जो ताल्लुक है ना वो है आपके टाइम के साथ, कि आपका जो कितना क्विकली आप एक काम जो है ना वो परफॉर्म कर रहे हैं, कितना क्विकली आप लर्न कर रहे हैं, ये भी आएगा आगे, सवेरा थोड़ा सा होल्ड कर लें। इफेक्टिवनेस, सबसे पहले तो अपने पास एक ना क्वेश्चन नोट करें, मैंने आपसे कल पूछना है सब बच्चों से, इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन यूटिलिटी एंड इफेक्टिवनेस, या पढ़ के आएंगे सारे?
ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन के जिम्मे में ये चीज आपका जो है ना एक रीडिंग असाइनमेंट है जो आपने कल सब बच्चों ने पढ़ के आनी है कि इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन यूटिलिटी एंड इफेक्टिवनेस। ये लिख ले अपने पास सब लोग, ठीक है। ये मैं कल आते ही आपसे पूछूंगी, दोनों का ना फर्क पूछना है मैंने आपसे, इसलिए इफेक्टिवनेस में थोड़ी देर के लिए होल्ड करती हूँ। हम मूव करते हैं एक और गोल की तरफ। वंस यूजर हैव लर्न हाउ टू यूज अ सिस्टम, चलो जी इतनी बात हो गई कि जब हमें ये पता चल गया कि यूजर ने जो लर्न कर लिया है कि सिस्टम को कैसे यूज करना है, कैन दे सस्टेन अ हाई लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। ये वही बात है, क्या वो सस्टेन करेंगे एक हाई लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी अचीव करने के लिए। सस्टेन का क्या मतलब है? सस्टेन करना यानी कि कंटिन्यू करना, उस चीज को इस्तेमाल करते रहना, उस चीज को छोड़ के ना जाना। अपनी प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए क्या वो उसको छोड़ तो नहीं गए, उन्हें लर्न कर लिया, अब अपने काम परफॉर्म कर रहे हैं, क्या वो उसकी अपने काम की प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करने के लिए उसे सस्टेन करते हैं? तो इसका जो ताल्लुक है वो किसके साथ है? एफिशिएंसी के साथ। सवेरा कि a measure of how quickly users can accomplish their task and goals to finish their work using the system। जैसे अब बात क्या हो रही है कि काम उसने सीख लिया है कि काम करना कैसे है, अपने टास्क परफॉर्म कैसे कर रहे हैं, टास्क परफॉर्म भी कर रहा है सिस्टम, मगर वही बात है कि कितना जल्दी आपको काम परफॉर्म करके दे रहा है। ये बात हम करते हैं ना कि काम कर देना मगर बहुत डिले करके करना, तो आप नेक्स्ट टाइम उस बंदे को कहते हो भाई मेरे हाथ देख, तू ना ही कर, मैं खुद ही कर लूंगा। इसी तरह सॉफ्टवेयर अगर आपके काम परफॉर्म आपको करके दे रहे हैं मगर डिले बहुत दे रहे हैं, आप जितना क्विकली जितना एफिशिएंटली उनसे अपना आउटपुट जनरेट कराना चाह रहे हैं उतना एफिशिएंटली वो इतना क्विकली आपको जो है ना रिजल्ट्स जनरेट करके नहीं दे रहे, तो क्या होगा? ये जो सस्टेनेबिलिटी है ये रहेगी कस्टमर्स की या नहीं रहेगी? सस्टेन करेंगे कस्टमर या नहीं करेंगे? नहीं करेंगे, वो भाग जाएंगे कि यार ये तो है ही स्लो स्पीड, ये तो नहीं करेगा काम। मैं मामा की बात सुन के आती हूँ। हाँ आ जाओ सुनो मामा की बात। ओके, नहीं करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने कोई सर्च करना है, आपने कोई टास्क परफॉर्म कराना है, आपने कुछ भी करना है और उसमें डिले या ढेरों ढेर आ रहे हैं, तो आपकी सस्टेनेबिलिटी जो है वो क्या होगी? वो इफेक्ट होगी। शाबाश, आपको ये बात समझ आ गई। एक और आखिरी गोल है आपका, दैट इज अपील। अपील क्या है? हाउ वेल द यूजर लाइक्स द सिस्टम। कि जैसे कहते हैं ना ये चीज आपके लिए कितनी अपीलिंग है। मेरे लिए कोई चीज बड़ी अपीलिंग है, मेरे लिए अपीलिंग है, ये जूम जो है मेरे लिए बड़ा अपीलिंग है, कि इसका फर्स्ट इंप्रेशन भी मेरे लिए जो है ना ये मुझे बड़ा पसंद आया। एग्जैक्टली इंप्रेशन, मुझे पहले इंप्रेशन में मुझे बड़ा पसंद आया और मेरे लिए लॉन्ग टर्म सेटिस्फेक्शन है मेरे लिए। ये मैं सिर्फ अपनी बात कर रही हूँ। बाकी टीचर्स को हो सकता है किसी को टीम ज्यादा पसंद आ गया हो, किसी को गूगल क्लासरूम ज्यादा पसंद आ गया, इस्तेमाल मैंने सारे किए हैं, मगर जो मेरी कह लो कि मेरे लिए जो अपीलिंग है वो क्या है? मेरे लिए अपीलिंग है जूम, क्योंकि उसका फर्स्ट इंप्रेशन ने मुझे जो है ना वो लॉन्ग टर्म सेटिस्फेक्शन मेरे अंदर जो है ना वो क्रिएट कर दी है। वॉशिंग मशीन की एग्जांपल बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है, सेटिस्फेक्शन। जबरदस्त। अब आते हैं बड़ी मजे मजे की एग्जांपल्स हैं, गुड डिजाइन एंड बैड डिजाइन। ठीक है, अच्छा डिजाइन और बैड डिजाइन। इनकी एग्जांपल्स दिखाने से पहले आपको मैं एक एग्जांपल, बल्कि ठहरें पहले थोड़ी सी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि व्हाट इज अ गुड डिजाइन एंड व्हाट इज अ बैड डिजाइन। गुड डिजाइन इज वन दैट फिल्स द गैप बिटवीन बिजनेस गोल एंड यूजर नीड्स। ठीक है, कि ये जो अच्छा डिजाइन है वो क्या है? वो किस चीज के गैप को फिल करता है कि जो यूजर की जरूरत है और जो बिजनेस का गोल है उसके दरमियान का जो गैप है ना वो कम से कम रखा जाए। यानी कि जो बंदा काम करवाना चाह रहा है और जो बिजनेस की अपॉर्चुनिटी है उनके दरमियान का जो गैप है ना, यानी कि जो यूजर का एक्सपीरियंस है और जो बिजनेस का गोल है उनके दरमियान की जो गैप है वो कम से कम हो, एक खास प्रोसेस फॉलो करते हुए। और ये प्रोसेस क्या है? ये प्रोसेस है यूजेबिलिटी का प्रोसेस, कि आप कितना इजी तरीके से, कितना एफिशिएंट तरीके से, कितना इफेक्टिव तरीके से, कितना अपीलिंग, कितना इजी टू यूज, इन सब को देखते हुए आप जो है अपना काम जो है वो परफॉर्म कर सकें। तो अगर करेंगे तो फिर गैप जो है वो क्या होगा? कम से कम होगा। ठीक है, और गुड डिजाइन इज वन दैट इज टेलर्ड फॉर अ ह्यूमन यूज। बैड डिजाइन इनकंसिस्टेंट, बिल्कुल बैड डिजाइन इनकंसिस्टेंट होता है। जैसे हमने वो दो एग्जांपल्स देखी थी इंटरफेसिंग की, दो, एक अच्छा इंटरफेस था एक बुरा इंटरफेस था, जो पिछली क्लास में आप लोगों ने देखा था। गुड डिजाइन इज वन दैट इज टेलर्ड फॉर ह्यूमन यूज एंड नॉट दैट इज ओनली फंक्शनल और यूजेबल। ये वही बात है कि काम तो कर रहा है एक सॉफ्टवेयर, ये नहीं कि काम नहीं कर रहा, फंक्शनैलिटी आपको दे रहा है, मगर वो क्या है? वो एक अच्छे तरीके से काम परफॉर्म नहीं कर रहा, ना इफेक्टिव रिजल्ट्स दे रहा है, ना एफिशिएंट तरीके से काम कर रहा है, यूजर को लर्न करने में बहुत टाइम लग रहा है। इसका ये मतलब नहीं है कि वो फंक्शनैलिटी परफॉर्म नहीं कर रहा, वो कर रहा है, मगर वो यूजेबल नहीं है, वो एक अच्छा डिजाइन नहीं है। अगर वो यूजेबल नहीं है तो वो एक अच्छा डिजाइन नहीं है।
गुड डिजाइन इज एक्चुअली अ लॉट हार्डर टू नोटिस. ये डॉन नॉर्मन का जो है ना, हमने एक मॉडल भी पढ़ना है आगे जाके. डॉन नॉर्मन की बहुत जो है ना वो कंट्रीब्यूशन है ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन की फील्ड में. ये क्या कहते हैं कि गुड डिजाइन इज एक्चुअली अ लॉट हार्डर टू नोटिस देन पुअर डिजाइन. इन पार्ट बिकॉज गुड डिजाइन फिट और नीड्स सो वेल दैट अ डिजाइन इज इनविजिबल. हाँ जी, ये कौन बताएगा ये डॉन नॉर्मन ने क्या बात की है कि गुड डिजाइन इज एक्चुअली अ लॉट हार्डर टू नोटिस देन पुअर डिजाइन. In part because good design fit or needs so well that a design is invisible. हाँ जी, बताएं जी, कौन बताएगा? हाथ खड़ा करें. मुकद्दस इम्तियाज. मैम जैसे अभी आपने बात की है कि गुड डिज़ाइन में होता है कि फंक्शनैलिटी तो वो परफॉर्म कर रहा है लेकिन यूजिबिलिटी नहीं है उसकी, तो वो हमें ज़्यादा मुश्किल होगा कि हम लोग उसमें से ढूंढें कि भाई फंक्शन तो वो सब कर रहे हैं लेकिन हम लोगों को यूजेबल नहीं लग रहा. पुअर डिज़ाइन में तो ये होगा कि वो हमें सामने भी पुअर डिज़ाइन नज़र आ रहा होगा, तो उसमें से जो फ्लॉज होते हैं वो निकालना हमारे लिए ज़्यादा ईजी होगा. ठीक हो गया, वेरी गुड. आयशा इशफाक का हाथ खड़ा हुआ है बड़े अरसे बाद. आयशा. मैम गुड डिजाइन में ये होगा कि मतलब जब यूजर यूज करेगा तो गुड डिजाइन को इतनी आराम से, जब उसकी नीड्स ही सारी पूरी हो जाएंगी तो वो उस डिजाइन को ही भूल जाएगा, वो अपनी नीड्स पे लग जाएगा. पुअर डिजाइन का होगा वो डिजाइन पे लगा रहेगा कि ये मिस्टेक है, ये मिस्टेक है, ये भी है. लेकिन गुड डिजाइन में वो डिजाइन को हटा के अपनी नीड्स ही उसकी सारी फुलफिल हो जाएंगी कि वो उस चीज को नोटिस ही नहीं करेगा. शाबाश, जबरदस्त हो गया. अब एग्जांपल्स आ रही हैं कुछ गुड डिजाइन और बैड डिजाइन की. अब आपने मुझे बताना है कि ये गुड डिजाइन है या बैड डिजाइन है. चलो जी, बताओ जी, चैट में बताओ. चैट में बताइए कौन सा गुड डिजाइन है, कौन सा बैड डिजाइन है. हाउ फास्ट एम आई गोइंग? लेफ्ट वन और राइट वन. लेफ्ट वन इज गुड और राइट वन इज गुड. चैट में बताएं. फर्स्ट वन इज गुड. ओ माय गॉड. लेफ्ट वन इज गुड. लेफ्ट वन इज गुड. Left one is bad. Left one is bad. Yes. Right one is right. Right one is right. Right सब right कर दे. Right one is right. ठीक है. अच्छा, right one is right क्यों? अब ये भी कमेंट करें जरा, क्या वजह right one is right क्यों? और कोई बंदा वॉइस पे बताए. सवेरा बताओ जी, right one is right क्यों? सवेरा वॉइस पे बताओ, right one is right क्यों? बाकी मैं चैट पढ़ रही हूँ. Good first impression. मैम राइट वाला क्योंकि मैम उसमें हमें स्पीड का पता लग रहा है, मतलब कि कहाँ कितनी स्पीड है, तो उसकी मतलब It shows more सही clarity. शो हो रहा है, जबकि अब सेकंड वन में बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी है. बिल्कुल. अभी आप देखें फर्स्ट वाले का मसला क्या है. सब कुछ उसने एक इंटरफेस के अंदर मंड दिया. प्लस आप एक और चीज नोट करें कि उसने देखें जो 55, 50, 65 ये भी करने की कोशिश की है. यानी कि एक रश लगाया वो उसने पूरे इंटरफेस के ऊपर. जबकि और स्पीड भी, टाइम भी, सब चीजें, पेट्रोल भी, वो सब उसने एक इंटरफेस पे करने की कोशिश की है. तो इतना रश है कि हमें समझ ही नहीं आ रहा कि एक्चुअली हो क्या रहा है. जबकि दूसरे वाले में देखें उसने क्या किया है, मिड पॉइंट्स जो हैं वो आपके 55, 45 उनको शो कर रहा है. हर चीज बिल्कुल यूजर को समझ आ रही है, यूजर फ्रेंडली है. पेट्रोल का जो है वो अलग उसने मीटर बनाया हुआ है आपका, और टाइम एक जो है ना अलग बनाया हुआ है, और भी कंट्रोल्स उसने अलग अलग किए हुए हैं. तो ये जो है एक गुड डिजाइन है, वेरी गुड. अब आते हैं दूसरे पे. अब जैसे एलिवेटर आपने कंट्रोल करना हो, ये जो लिफ्ट वगैरह होती है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि एलिवेटर कंट्रोल्स एंड लेबल्स ऑन द बॉटम रो all look the same, so it is easy to push a label by mistake instead of a control button. क्या बात हो रही है कि ये नीचे बॉटम रो पे आप देखें, आपको यहाँ पे समझ नहीं आ रही लेबल कौन सा है और बटन कौन सा है. तो यहाँ पे एक्सीडेंटली इस चीज के चांसेस क्या हैं कि आप बटन के बजाय जो है ना आप लेबल को दबा रहे हो. डू यू अग्री कि यहाँ पे एक बटन है और एक लेबल है. नीचे वाले रो में समझ ही नहीं आ रही कि लेबल कौन सा और बटन कौन सा है. तो आप किसको दबा रहे होंगे? बटन के बजाय आप लेबल को दबा रहे होंगे. ठीक है, ओके, शाबाश. अब ये देखें एक और बैड डिजाइन की एग्जांपल. अब आपको पता नहीं चल रहा कि यहाँ पे कीबोर्ड की कौन सी जो है ना वो स्लॉट है और माउस की जो है ना वो कौन सी स्लॉट है. माउस कौन से वाले जो है ना स्लॉट में जाएगा. ये भी एक बैड डिजाइन की एग्जांपल है. एक और एग्जांपल आपको देती हूँ कि जैसे फॉर एग्जांपल आपको कुछ अर्सा पहले याद होगा कि जो ये मॉल्स में जो ये जो शीशे के डोर होते थे, मेरे साथ तो हमेशा ये होता था, पता नहीं और किस किस के साथ होता है कि मुझे पुश और पुल जो ना मैं एकदम से रिकॉल नहीं कर पाती. ठीक है, ये आप लोग मुझे चैट में बताएं कि क्या और किसी के साथ ये होता है पुश पुल वाला मजाक. अच्छा आपके साथ ही है? मेरे साथ ही है, मेरे साथ ही. वाह वाह वाह, चलो शुक्र है यार, आप लोग मेरे साथ. बड़ी तसल्ली होती है ये जान के.
अच्छा ओहो, एक मिनट से कम रह गया, मैं अब वापस आए प्लीज, अभी हम अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं बैड डिजाइन के हवाले से, ठीक है? जल्दी से भाग के वापस आ जाए अच्छे बच्चों की तरह। अच्छा, तो बात हो रही थी कि जो ये पुल पुश वाला है, ये मेरे साथ तो है ये प्रॉब्लम कि मुझे ना अक्सर मैं फटाफट रिकॉल नहीं कर पाती कि दरवाजा जो है पुश करके मतलब उधर खोलना है, पुल करके इधर खोलना है, तो मैं हमेशा जो है मिस्टेक करती होती थी। अब मुझे एक बार याद है, मैं पता नहीं कौन सी शॉप पे गई, तो वहां पे जो है ना उन्होंने 2 बार बेइज्जती एक ही शॉप में 2 बार बेइज्जती की मेरी तो एक बार मैं गई हूँ, तो वहां पे जो है ना उन्होंने थोड़ा सा इंटरेक्टिव दरवाजा किया हुआ था। वो क्या किया हुआ था कि जैसे पुश लिखा हुआ है ना, पुश, तो उसके साथ उन्होंने ना एक कार्टून सा बनाया हुआ है जो ना धक्के मार रहा है दरवाजे को, ठीक है? मेरी सीएनआईसी ऑफिस में हुई थी, तो वो ना धक्के मार रहा है, उससे वो देखें पता चल गया कि इसको जो है ना आपने पुश करना है। और जो पुल का था उसने उसके ऊपर ही जो है ना वो साथ एक कार्टून बनाया हुआ है कि इस चीज को ना पुल करना है। अब आप देखिए, ये हमारे एक्सपीरियंसेस से ये आपने एक चीज नोट किया, अब अक्सर मॉल्स में वो दरवाजा ऐसा है, पुश पुल है ही नहीं, वो चाहे उसको पुश करो पुल करो, वो दोनों डायरेक्शंस में जो है ना वो वर्क करता है। ये आपने नोटिस किया? अब जो दरवाजे ना वो पुश पुल के मजाक से जो है ना मावरा हो गए हैं, वो पुश करो पुल करो, वो दोनों डायरेक्शंस में जो है ना वो मूव करते हैं। ये बस हम जैसे कुछ लोगों की परफॉर्मेंस के ऊपर जो है ना ये काम हुआ। अच्छा, अब ये देखें, एक एग्जांपल लाई हूँ कॉफी मशीन की, ठीक है? अब ये जो एक केस स्टडी थी ना, इसमें हुआ वो क्या था, वो बंदे ने लिखा हुआ था कि मैंने जो है ना एक कॉफी मशीन खरीदी, ठीक है? तो कॉफी सारी मैंने डायरेक्शंस वगैरह दे दी। यहाँ पे देखें उसने क्या किया है, उसने कप का साइज चूज किया, हाँ जी मुझे कॉफी में छोटा कप चाहिए, ठीक है? दूसरा उसने ऑप्शन क्या सिलेक्ट की कि जी लेफ्ट कॉफी, राइट चूज अ बेवरेज, ठीक है? बेवरेज किस टाइप का, कोका कॉफी है, राइट कॉफी है, राइट एंड लेफ्ट ब्लेंड है, लेफ्ट कॉफी है, मतलब उसमें से उसने टाइप सिलेक्ट की है कॉफी की। उसके बाद उसने जो है ना ब्रू नंबर 3, उसने कमांड्स हैं, रिंस करना है, स्टार्ट करना है, कैंसिल करना है, हॉट वाटर डालना है, प्रेस एंड होल्ड, यानी कि ये बाकी कमांड्स, ठीक है? अच्छा, मैं एक स्क्रीन शेयर करूं तो आपको मुझे बताइएगा आपको ये वीडियो नजर आती है? मैं अगर मुझे बताइएगा आपको ये वीडियो नजर आ रही है? अल्लाह करे नजर आ जाए, वॉइस तो आनी कोई नहीं पर वीडियो आनी चाहिए नजर। शेयर शेयर, अच्छा ये मुझे बताएं, ये वीडियो क्लिप आपको नजर आ रहा है? यस मैम, आ रही है। मैं इसको प्ले करती हूँ तो मुझे बताइएगा आपको, मैं इसको प्ले करती हूँ तो आपको ये इसी मशीन का जो है ना वीडियो है, ओके मैम। ठीक है? मुझे बताइएगा, ये मैंने प्ले किया तो नजर आ रही है? यस मैम, आ रही है। चले अब इसको मैं दोबारा वापस लेके जाती हूँ और इसको इसके ना प्ले पे आप गौर करें जरा, ये क्या हो रहा है। ओके। हाँ हाँ जी, कोई समझी गई, कोई समझी आई क्या हुआ यहाँ पे? चैट में बताएं क्या हुआ यहाँ पे, प्रॉब्लम बताएं क्या हुआ। ये यूजिबिलिटी ठीक है, प्रॉब्लम बताएं, अपरेंट प्रॉब्लम आपको नजर क्या आया? हाँ मारूफ, वेरी गुड। ये किसी और कप कप कप, यार चाय डुल गई है वो चाय कह रही हूँ, वो क्या है, कॉफी डिग गई है। इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे जितने भी डिस्पेंसिंग मशीन्स होती है ना, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सारे, शाबाश, जबरदस्त, वेरी गुड। ये जितने भी डिस्पेंसिंग मशीन्स होती है ना, उनमें जो कप है ना वो डिस्पेंसर डिस्पेंस करता है और उसके बाद जो है ना आप आगे जो है ना बाकी चीजें करते हैं। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, इस इंटरफेस पे क्या होना चाहिए था? कमेंट करके मुझे बताएं। इसके इंटरफेस पे क्या होना चाहिए था? कप होना चाहिए था, हाँ कप होना चाहिए था। अगर फॉर एग्जांपल कप नहीं है तो फिर इंटरफेस पे क्या होना चाहिए था? हाँ जी, रीबा ठीक कह रही हैं, इंस्ट्रक्शन तो देते ना, इंस्ट्रक्शन तो देते। ये देखो, ये देखें, क्या ये बेहतर हो जाता अगर इस तरह से देते इंस्ट्रक्शन? एक स्टेप ही ऐड करना था ना ऊपर, चूज अ साइज से ऊपर, है ना? ये देखें, ये क्या बेहतर हो जाता यहाँ पे?
हाँ ये देखें कि अगर जो चूज अ कप वाला स्टेप है जो पहले हो रहा है, अगर उससे पहले एक स्टेप डाल देते कि प्लेस अ कप ऑन सर्विंग प्लेटफॉर्म, तो आसानी हो जाती ना। ये गड़बड़ करती है ना इन्होंने, यहाँ तो इंस्ट्रक्शन डालते तो यहाँ फिर कप डालते तो इन्होंने ना इंस्ट्रक्शन डाली ना कप डाला, तो फिर तो चाह तो डुलनी सी फिर। ऐहो ही है ना बादशाह, सही हो या ना फिर। मैम ततीर क्या करिए, हाँ मैम यस, इतना आसान थोड़ी होता, देख ले देख लेते, हाँ थोड़ा सा देख लेते, यही तो अखियां खोल लेते ओके फाइन, आगे चलते हैं। ये कुछ और गंदे उनकी जो है ना इंटरफेसेस की एग्जांपल्स हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये देखें, सबसे पहले ये 2 बोतलें, ठीक है, इसकी भी बड़ी अच्छी उसने स्टोरी लिखी हुई थी कि हुआ क्या कि मैं जो है ना, अक्सर आपने देखा होगा कि एक कंपनी के जो प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे सनसिल्क है, आप नोट करें कि सनसिल्क जो शैम्पू बनाता है और कंडीशनर बनाता है, ठीक है, शैम्पू की बोतल जो है ना वो एक डिफरेंट उसका डिजाइन है, और जो कंडीशनर की बोतल है ना उसका डिजाइन डिफरेंट है। ये मुझे पहली दफा अंडरस्टैंड हुआ कि मैं जब सनसिल्क का जो है ना कंडीशनर लेके आई। सनसिल्क आप भी अगर शॉपिंग करने जाए ना ये नोटिस कीजिएगा, सनसिल्क का जो शैम्पू वाला बॉटल है ना वो सीधी बॉटल होती है, यानी कि ऊपर से उसको जो है ना आप फ्लिप अप करो तो उसमें से शैम्पू निकलता है। और जो कंडीशनर की बॉटल है ना वो उल्टी है, यानी कि आप उसको ना मैं आपको कैसे उल्टा करके बताऊं, आप उसको उल्टा करो तो नीचे से जो है ना वो फ्लिप अप करके जो है ना वो निकलता है। ये आपको पता ही है कि कोई सनसिल्क इस्तेमाल करता हो तो देखिए अब ये उसने जो है ना वो क्या एग्जांपल दी है कि हुआ क्या कि मेरे पास एक कंपनी का ना फेस वॉश की तरह आए, मारूफ यार शहजादी हो, मारूफ तो मेरी ना मुश्किल आसान कर दिए, मारूफ थैंक यू जो मैं समझाना चाह रही थी, जीती रहो। अब इसने जो एग्जांपल दी ना से क्या किया कि मैं ना एक शैम्पू लेके आया और एक मैं ना वो लेके आया, यस मैम नाम डॉबी, डॉबी अच्छा ही, अच्छा डॉबी ऐसा ही। तो मैं लेके आया एक शैम्पू उसी कंपनी का, और मैं लेके आया उसका ना ये लोशन जो मॉइस्चराइजर होता है, ठीक है। तो कहते मैं दोनों बोतलें एक ही जैसी थी। तो हुआ ये कि मुझे एक दफा वो जल्दी में जो है ना ट्रैवलिंग के लिए निकलना पड़ा, मैंने फटाफट पैकिंग की, तो मैंने बजाय शैम्पू के ना तो मैंने क्या रख लिया अपने पास जो है ना वो हैंड्स क्या हैंड सैनिटाइजर कह रही हूँ, कोरोना ने ना हर चीज में हैंड सैनिटाइजर आ जाता है। अब मैं ना ये ले गया हूँ, मॉइस्चराइजर ले गया हूँ। कहते हैं जब मैं वॉशरूम गया या नहाने लगा तो मुझे पता चला कि ये तो शैम्पू की जगह जो क्या है मेरे सर पे जो है वो लोशन हैंड मॉइस्चराइजर जो है ना वो मेरे सर पे गिर गया, ठीक है। इसका देखें ये डिजाइन का फ्लॉ। अब ये दूसरा देखें ये छुरी, इस छुरी में आपको क्या मसला नजर आ रहा है? मुझे जो मसला नजर आ रहा है, मैम कंडीशनर ठीक होता है उसके लिए कैप डाउन नहीं होनी चाहिए। हाँ देखें ना ये भी एक डिजाइन है ना, डिजाइन डिसीजन है जो आपने यूं किया है। अब ये छुरी का मसला देखें, आपको इन दोनों में से दोनों साइड एक जैसी हैं बिल्कुल। ये छुरी में क्या मसला है, ये अच्छा आपको स्पून नजर आ रहा है, इस छुरी का ये मसला है कि ये दोनों साइड्स एक ही जैसी हैं, पता ही नहीं चल रहा कि दोनों में से कटिंग वाला कौन सा है और हैंडल कौन सा है। इसी तरह आप ये देखें ये साथ जो पेन है, अक्सर वो उसमें उसने ये लिखा हुआ था कि मेरे बच्चे जो हैं वो अक्सर क्या करते थे कि कलर पेंसिल की है ना, कलर्स की है कहीं पे, इस नाइफ से हेयर कलर अच्छा लग जाता है केक भी अच्छा कट जाता है, ओके। तो कहता है कि मेरे बच्चे जो है ना कलर करते थे ना मार्कर से, तो अक्सर जो है ना वो बंद नहीं करते थे, कैप बंद नहीं करते थे। तो जी जी बिल्कुल शार्प टिप्स है, मगर यहाँ पे पता ही नहीं चल रहा कि यहाँ पे कुछ है ही नहीं ना, अन्ना सा ये वो है नाइफ है, बिल्कुल अन्ना नाइफ जिसे कहना चाहिए। तो कहता है मैंने नोट किया कि क्या वजह है कि मुझे जो है ना बार बार इनके जो है ना कैप्स बंद करने पड़ते हैं कलर पेंसिल्स के। तो उसने गौर किया तो उसे पता चला कि जो आपका जो होता है ना जिससे आपने कैप प्लग इन करना होता है, वो आपको इतनी जल्दी पता नहीं चल रहा कि कौन सी वाली साइड से जो है ना आपने कैप को बंद करना है। तो इस तरह होना चाहिए कि आप डिजाइन इस तरह करें कि जो जो ऊपर वाली टॉप वाली लिड है ना, यानी कि जहां से उसका बंद होता है पोर्शन, वो बिल्कुल फ्लैट हो, ताकि पता चले कि उस साइड से कुछ भी एंटर नहीं होगा। एक तो ये एग्जांपल है बैड डिजाइन की। इसी तरह ये नीचे दरवाजा देखें, अब मिसाल के तौर पे ये वाला जो दरवाजा है बंद है और ये आपका लगा हो किसी मेन ऑडिटोरियम में, ठीक है। तो आप जो है ना उसको और ये दोनों साइड पे हो, यानी कि पुश भी हो और पुल भी हो, मतलब दोनों वेज में। तो आप जो है ना अगर एक्सीडेंटली आप पुश पुल कर देते हैं और पीछे कोई बंदा हो तो उसको तो लग जाएगा, ऐसे ही है ना, चोट लग जाएगी ना उस बंदे को। तो क्या है कि इसका एक अच्छा डिजाइन क्या है कि बीच में मिरर हो, ताकि आपको नजर आ जाए कि बैक ऑफ द साइड जो है वो कोई बंदा है तो नहीं, दोनों पुश एंड पुल के केस में। ये बात समझ आ गई आप बच्चों को जो मैं कर रही हूँ? ठीक है, जबरदस्त। अच्छा इसी तरह आप ये देखें रिमोट कंट्रोल्स। अब आप ये देखें कि कुछ रिमोट कंट्रोल्स होते हैं बिल्कुल सीधे, वो आपने टीवो रिमोट कंट्रोल की पिछले लेक्चर में आपने वो एग्जांपल देखी थी, टीवो रिमोट, वो हाथ की डायरेक्शंस के हिसाब से, यानी कि हाथ के अंदर बिल्कुल वो जो है ना फिक्स हो जाता है। इसी तरह अगर आप डिफरेंट रिमोट कंट्रोल्स देखें तो हर कंपनी एक अपना रिमोट कंट्रोल जो है ना लॉन्च कर रही होती है। तो क्या हो अच्छा हो कि हम जो है एक ही स्टैंडर्ड फॉलो करें और रिमोट कंट्रोल्स का, और उनके जो है ना कंट्रोल्स एक ही जगह पे होंगे, तो क्या होगा, हमारा यूजर एक्सपीरियंस जो है उससे बढ़ जाएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे मैं जो है स्टॉप करती हूँ, बाकी हम इंशाल्लाह ताला
आगे कल इंशाल्लाह ताला पढ़ेंगे। अकेडमी जाने का टाइम है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, आप जाएं, बिल्कुल जाएं, लेक्चर भी फिनिश हो चुका है। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल हमने मुख्तलिफ बैड डिज़ाइंस की जो है वो एग्जांपल्स देखी थी कि बैड डिज़ाइन क्यों है, और फिर हमने अपनी डेली लाइफ में बड़े फनी इंसिडेंट्स जो हो जाते हैं हम उनके ऊपर भी बात कर रहे थे ड्यू टू बैड डिज़ाइंस जो कि मिसलीडिंग है या ड्यू टू एनी रीजंस दे आर नॉट यूजेबल, दे आर नॉट दैट एक्यूरेट, जिसकी वजह से जो है वो यूजेबल नहीं है। फिर मैंने आप लोगों को एक टास्क दिया था कि आपने जो है ना वो डिफरेंस देख के आना है बिटवीन यूटिलिटी एंड इफेक्टिवनेस। तो कौन जो है वो पढ़ के आया है, प्लीज रेज योर हैंड एंड प्लीज डिस्कस व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यूटिलिटी एंड इफेक्टिवनेस। क्या फर्क है दोनों में? पढ़ा के मैं आपको गई थी, बट मैंने आपको कहा था कि इन दोनों में स्लाइड से डिफरेंट थोड़ा सा एक पर्सपेक्टिव है। क्या फर्क है उन दोनों में? अच्छा, एक हुबा पढ़ के आई हैं, बस एक हुबा का याद खड़ा। हाँ जी, हुबा के अलावा मारो, खाइशा अहमद पढ़ के आई हैं, वेरी गुड, बस 3 लोग पढ़ के आए हैं। अरीबा भी पढ़ के आई हैं, सिद्रा ज़ेब भी पढ़ के आई हैं। ठीक है। अच्छा जी, और कौन है? हाँ, सरवत पढ़ के आई, मारिया मंजूर भी पढ़ के, अमना, मुकद्दस हसन, वानिया, मारे। अच्छा जी, जबरदस्त। तो फिर मुझे बता दें, कौन बताएगा? मुझे बताएंगे मुकद्दस हसन बताइए, क्या पढ़ा आपने, दोनों में क्या है फर्क? आप माइक ऑन कर लें अपना, बाकी लोग चैट में जो है वो कमेंट करें, बताएं आंसर। बाकी लोग जिन्होंने हाथ खड़ा किया, मुकद्दस आप माइक ऑन करें अपना। आ रही है बस। जी मुकद्दस आ रही है। मैम, आप अगर हम यूटिलिटी की बात करते हैं तो वो ओवरऑल हम उसको यूजिबिलिटी भी कह सकते हैं कि फंक्शनैलिटी क्या है, कितनी करेक्ट फंक्शनैलिटी है उसकी। और इफ़ेक्टिवनेस बात हम ये कर सकते हैं कि कितना अच्छा काम करता है, आपका ओवरऑल सिस्टम कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है। यूटिलिटी थोड़ा सा गड़बड़ है, इफेक्टिवनेस काफी हद तक ठीक मतलब बताया। उसकी करेक्ट फंक्शनैलिटी बताता है ना कि कितना आपका वो अच्छा फंक्शनैलिटी करता है, कितना अच्छा काम करता है। ठीक है, अच्छा, ओके, ठीक है, शाबाश। आयशा अहमद, आप अपना माइक ऑन करें जरा। अगर आपने एक जॉब की है या मैंने इसे 2 घंटे में कंप्लीट करना है, अगर आप 2 घंटे में कंप्लीट कर सकते हो तो आपका सक्सेस है। और ये दोनों जो यूटिलिटी है मैम, वो करेक्ट फंक्शनैलिटी एंड यूजफुल फीचर्स होने चाहिए। तो यूजफुल यूजफुलनेस के लिए वैसे होते हैं, लेकिन ऑनलाइन जैसे होता है ना, एक गाड़ी के एग्जाम्पल ले लेते हैं, उसमें अपने बिल्कुल इफेक्टिवनेस की ट्रांसपोर्टेशन है जो लॉन्ग डिस्टेंस के और आगे जितने भी फीचर्स होंगे वो यूजफुल फीचर होंगे, यूटिलिटी होगी और इफेक्टिवनेस होगी। तो वो अगर उसमें 1-2 घंटे में अपना ये सफर का तय किया हुआ कि मैंने करना है और वो अपने टाइम पे पहुंच जाती है, तो वो इफेक्टिवनेस होगी। अच्छा, आपका मेरा ख्याल है माइक का कोई इशू है, आपकी आवाज जो है ना वो बहुत हल्की 0 मेरे तक आई है। आप अपने माइक को जरा चेक कीजिए। आप ऐसा करें, अपने कमेंट में आप बता दें सेम बात, क्योंकि आपकी बिल्कुल आवाज ना समझ नहीं आई मुझे। अच्छा, हुबा आप माइक ऑन कीजिए अपना, आप माइक पे बताइए मुझे जरा। मैम, यूटिलिटी होता है, एक स्टेट होती है, यूजफुलनेस की स्टेट होती है, जबकि इफेक्टिवनेस उस प्रोडक्ट की पोटेंशियल होती है किसी डिजायर्ड रिजल्ट को अचीव करने के लिए। जिससे अगर मेरे पास कोई सॉफ्टवेयर है और मुझे पता है कि उस सॉफ्टवेयर की मतलब वो सॉफ्टवेयर अगर एडिट कर सकता है तो वो उसको एडिट ही करना चाहिए, तो वो उससे इफेक्टिव होगा। अगर वो एडिट कर सकते तो इफेक्टिव है। और अगर वो मतलब मेरे लिए यूजफुल है तो वो फिर वो यूटिलिटी में आ जाएगा। बिल्कुल ठीक है, जबरदस्त, सही आप लोगों ने जो है ना अंडरस्टैंड किया कि हाउ मच यूजफुल सम एप्लीकेशन इज, दैट इज यूटिलिटी, and how much you are able to achieve that functionality, what you are going to operate, what you intended to operate। अगर वो आपकी intention के मुताबिक है और आप जो results produce करना चाह रहे हैं, then it means it's effective। बाकी लोगों को भी मैं पढ़ रही हूँ चैट में कमेंट्स, काफी हद तक बात बिल्कुल ठीक पढ़ के आई आप लोग, जबरदस्त।
कि हाँ बिल्कुल कि हाउ मच यूजफुल जो आपका प्रोडक्ट है और इफेक्टिवनेस का कनेक्शन जो है वो रिजल्ट्स की अचीवमेंट पे है। तो दोनों ही इंटर रिलेटेड है, बल्कि दोनों क्या जो हमने बाकी पैरामीटर्स पढ़े थे वो भी रिलेटेड है। एंड ये सब जो है वो गोल है HCI के। और HCI में यूजिबिलिटी को अगर आपने कहना है कि यूजिबिलिटी किससे मिलके बनी है, यूजिबिलिटी के क्या गोल्स हैं, तो ये वन ऑफ दोज गोल्स जो कि यूजिबिलिटी को डिस्क्राइब करते हैं। लास्ट टाइम मैंने आपको इनके लास्ट क्लास में मैंने आपको कहा था कि यूजिबिलिटी इज नॉट जस्ट अबाउट दीज टर्म्स। यूजिबिलिटी में और भी बहुत चीजें डालते हैं लोग, डिफरेंट ऑथर्स, जैसे मेमोराइजेशन भी एक डालते हैं, लर्नेबिलिटी का भी एक पैरामीटर डालते हैं। मगर ये कि जो बहुत कॉमन कुछ यूज होती हैं मुख्तलिफ बुक्स में, वो मैं आप लोगों के लिए जो मैंने कलेक्ट की थी। तो थैंक यू सो मच, जबरदस्त, आप सही पढ़ के आए हैं, शाबाश। चलो जी अब हाथ हो जाए नीचे और अब हम आगे चलते हैं। उसके बाद हमने ये रिमोट कंट्रोल्स की एग्जांपल्स देखी थी कि हर कंपनी का जो एक रिमोट कंट्रोल है अपना ही है। और अब हम अक्सर इसी पे कंफ्यूज रहते हैं कि एक रिमोट के बाद दूसरा रिमोट, दूसरे के बाद तीसरा रिमोट। कोई स्टैंडर्ड होना चाहिए, एक ही रिमोट कंट्रोल होना चाहिए, एक ही डिजाइन पैटर्न होना चाहिए, ताकि यूनिवर्सली जो है ना वो एक स्पेशलाइज्ड वन हो, कि जिससे आपकी ये कंफ्यूजन जो है ना मल्टीपल रिमोट कंट्रोल्स वाली, ये काफी हद तक जो है वो रिजॉल्व हो सके। उसके बाद आगे मूव करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिलेज। फिर जो है प्रॉब्लम्स ऑफ बैड यूजर इंटरफेसेस। हमने कल तो देखा था कि बैड यूजर इंटरफेसेस होते हैं, बट अब प्रॉब्लम्स ऑफ बैड यूजर इंटरफेसेस क्या हैं वो देख लेते हैं। कि ये आप लोग बेशक जाके देखिएगा, एक तो आप ये फोटो देख रहे हैं, ये अक्सर आपका हालत होती है। वालेकुम अस्सलाम किंजा। ये आप लोगों की अक्सर हालत होती है जब आप लोग कोडिंग कर रहे होते हैं और प्रोग्राम जो चल ना रहा हो, या आप लोग काफी दिनों से जो है वो एक चीज पे लगे हों, एक फंक्शनैलिटी अचीव करना चाह रहे हो, फिर एक टाइम आता है कि जब वो नहीं हो रही होती तो दिल करता है कि आप ना इस तरह की आपके अंदर के जो है ना वो जज्बात उभर के जो है ना वो आते हैं। और हकीकत है ये हुआ भी है, ये मजाक की बात नहीं है। ये आप लोग ना पढ़िएगा जाके कंप्यूटर रेज के नाम से ना, 1999 में एक मौरी कंपनी थी। उन्होंने ना पता नहीं क्या स्टैंड फॉर मौरी की क्या बनता है इससे, उन्होंने एक ना स्टडी कंडक्ट की थी एक पूरी ना, उसमें उन्होंने इस पे पूरा सर्वे किया था कि लोगों का जो है ना वो फ्रस्ट्रेशन और डिससेटिस्फैक्शन का क्या रीजंस हैं, और लोग जो वर्क प्लेस पे हैं वो क्यों जो है ना फ्रस्ट्रेटेड होके अपने कंप्यूटर्स को, अपने वर्क स्टेशंस को जो है ना वो जो है ना वो इस तरह हिट करते हैं। और इसमें एक और मैं बड़े मजे की पढ़ी थी कि 48 साल का बंदा था, वो भी किसी कंपनी में इस तरह काम ही करता था। तो उसने जो है जो अपना जो लैपटॉप है वो तोड़ा बकायदा इसी तरह गन से, यानी कि गन से शॉट करके, और उसके बाद उसने उसको घर के बाहर लटका दिया कि मकाम इबरत बना के। तो ये कंप्यूटर रेज के मतलब ड्यू टू बैड इंटरफेसेस। और ये जो कंप्यूटर रेज था उसमें वन ऑफ द रीजन यही था कि जो इंटरफेसिंग के इश्यूज हैं, जो आप जिस फ्रंट एंड के साथ यूजर जो है वो कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, वो जो है रिजल्ट्स उस तरह से अचीव नहीं होते, जिसकी वजह से लोग अपने ना गुस्से को जो है ना वो कंट्रोल नहीं कर पाते थे और अपने कंप्यूटर्स पे जो है ना वो गुस्सा निकालते थे। इसी तरह एक और केस स्टडी है, मतलब एक और रीजन क्या सामने आता है कि लॉस ऑफ प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी एंड मनी, कि जब आपका बैड इंटरफेसेस के मसलों की वजह से आपके सॉफ्टवेयर की जो प्रोडक्टिविटी है, आपके एफिशिएंसी है, वो जो है ना वो आपकी लूज होती है। पैसों का तो ज़िया होता ही होता है, क्योंकि जो ज़ाहिर यूजर ने इन्वेस्टमेंट की होती है, अगर उस हिसाब से रिजल्ट्स नहीं आ रहे तो उसके लिए तो वो एक पैसों का ज़िया ही हुआ ना। ठीक है, तो ये एक और केस स्टडी थी पासपोर्ट एजेंसी डिलेज। इसमें ये हुआ था कि मेरा हाल है यूके में पता नहीं कौन से ईयर में, मुझे याद नहीं आ रहा, कि अपना लोगों ने पासपोर्ट बनवाने के लिए जो है ना वो एप्लीकेशन दी हुई थी, और वहां पे कुछ तो सॉफ्टवेयर के अपने एरर्स थे, जो पीछे बैकएंड फंक्शनैलिटी का इशू था, प्लस कुछ जो था वो जो उन्होंने नया बनवाया था सिस्टम, जिसका जो इंटरफेस था वो इतना फ्रेंडली नहीं था कि जो उनके ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्प्लॉयज थे वो फौरन उसको जो है ना वो पिक नहीं कर पा रहे थे। अंदर तो उसके जो एरर्स थे ही थे, फ्रंट एंड के भी जो है ना अपने साथ साथ मसले थे। तो हुआ क्या कि जिसकी वजह से जितने लोगों ने वहां पे दी हुई थी एप्लीकेशंस दी हुई थी फॉर पासपोर्ट डिलीवरी, पासपोर्ट जनरेशन, और उसका एक और वजह भी था कि इतना वो लोगों का रश लग गया और इतनी ज्यादा डिमांड आ गई कि वहाँ के जो एम्प्लॉयज थे वो डिमांड्स को के साथ ना कोप अप नहीं कर पा रहे थे। उसकी क्या वजह कि उस वक्त जो है ना यूके गवर्नमेंट ने ये भी ऐलान किया था कि जो बच्चे हैं ना, छोटे बच्चे, उनके भी पासपोर्ट अलग बनेंगे। यानी कि पाकिस्तान में तो छोटे बच्चों के अपने अम्मी अबू के साथ ही नाम के होता है ना पासपोर्ट में एंट्री,
उस वक्त यूके में ये रूल आया था कि लेजिस्लेशन पास हुई थी कि नहीं, बच्चों के भी जो है ना पासपोर्ट अलग बनेंगे। एक तो सॉफ्टवेयर नया, ऊपर से इंटरफेसेस के मसले, ऊपर से जो आपका एम्प्लॉयज थे उनके, वो भी उसके साथ इतने मतलब कंफर्टेबल नहीं हो पा रहे थे ड्यू टू यूजर इंटरफेस प्रॉब्लम्स। और ऊपर से ये नया जो है ना लाइक सैप, बिल्कुल सैप भी एक वन ऑफ द एग्जांपल कोट कर सकते हैं आप। नया नया आया है तो अभी ये मसला है लोगों को इसके साथ अभी इसको अंडरस्टैंड करने में। तो क्या हुआ कि जिसकी वजह से लोगों में बड़ा जो था ना फ्रस्ट्रेशन थी, लोगों के पैसों का बड़ा ज़िया हुआ। उसकी वजह ये है कि जिन लोगों ने अपनी जो बुकिंग्स करा दी थी अपने उसके लिए हॉलीडेज के लिए, उनको जो है वो पासपोर्ट टाइम पे नहीं मिले, जिसकी वजह से उनके हॉलीडेज जो है वो इफेक्ट हुए और उनकी बुकिंग्स के पैसे जो है वो ज़ाया हुए। प्लस ये कि पासपोर्ट कंपनी वालों को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। वो इस तरह के अगर फॉर एग्जांपल वन ऑफ द नुकसान उनको पैसों वाइज तो वैसे तो हुआ ही हुआ, जो पासपोर्ट डिले हुए, और प्लस उन्होंने उनको जो है ना एक बड़ी सी जो है ना वो शेल्टर भी बाहर बनवाने पड़े, लगवाने पड़े, क्योंकि जो लोग लंबी लंबी लाइनों में लग के पासपोर्ट को पिक करने का इंतजार करते हैं तो उनको बारिश से धूप से बचाने के लिए उन्होंने जो है, धूप तो हर यूके में इतनी कम ही निकलती, तो बारिश वगैरह ज्यादा ही होती है, तो वहां पे ना उसके लिए उनको काफी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ी, तो काफी जो है ना प्रॉब्लम्स उनको फेस करने पड़े। और फिर उसके बाद ना सिर्फ ये जो आपको फंक्शनलिटी वाइज या यूजर के फ्रंट एंड वाइज आपको प्रॉब्लम्स, प्लस जो आपके सेफ्टी हैजर्ड्स हैं, आई थिंक प्रोडक्ट्स जी बिल्कुल ज़मीन, बिल्कुल ऐसे ही है। तो सेफ्टी के भी कंसर्न्स जो हैं वो आए कि सेफ्टी रिलेटेड भी जो है ना डिजास्टर्स हुए। जैसे फॉर एग्जांपल ये न्यूक्लियर पावर प्लांट का जो डिजास्टर है आयरलैंड में, ये भी बड़ा फेमस है। ये जो पावर प्लांट था, ये न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये मेल्ट हो गया था। और जब इसके डिजास्टर की, इसकी जो है लॉस की और इसकी जो है ना फेलियर की जब इन्वेस्टिगेशन की गई कि क्या मसले मसाइल थे, तो उधर भी जो है ना वो पता चला कि जो उसका ऑपरेटर था, जो भी लोग उसके सॉफ्टवेयर को ऑपरेट कर रहे थे, जो भी उस इंटरफेस को ऑपरेट कर रहे थे, दे रिपोर्टेड के इंटरफेस की प्रॉब्लम। वैसे तो अपरेंटली कोई ज्यादा रिपोर्ट नहीं सामने आ सकी कि क्या वजह थी, मगर जो भी रिपोर्ट सामने आई उसमें मैक्सिमम जो डोमिनेटिंग फैक्टर्स जो जिस तरफ लीड कर रहे थे वो इंटरफेस के इश्यूज थे, कि ऑपरेटर्स जो है ना उसको पिक नहीं कर पाए सही, और जो इंटरफेस के इश्यूज थे वो मिसलीडिंग थे, जैसे हमने पीछे बैड डिजाइन की एग्जांपल देखी थी। जैसे फॉर एग्जांपल वहां पे ए वन ऑफ द रीजन क्या था कि लाइट इंडिकेटेड दैट अ वाल्व हैड बीन क्लोज्ड व्हेन इन फैक्ट इट वाज नॉट। ठीक है, लाइट इंडिकेट कर रही है कि जो वाल्व है वो बंद है, जबकि असल में वो नहीं था। और दूसरा ये कि लाइट इंडिकेटर वाज ऑब्सक्योर्ड बाय अ कॉशन टैग अटैच्ड टू अदर कंट्रोलर वाल्व्स। ठीक है, यानी कि जो वाल्व है वो बैडली यानी कि मिसलीडिंग टैग्ड हुआ है, जिसकी वजह से आपका जो ऑपरेटर है वो उसके जो फीडबैक हुआ है वो समझ ही नहीं पा रहा। तो जब इस तरह के प्रॉब्लम्स होंगे तो आप सोचें कि न्यूक्लियर रिएक्टर जो है आपका उधर से लेके इतने हाईली क्रिटिकल सिस्टम से लेके नॉर्मल लेवल के जो सिस्टम्स हैं वो भी जो है वो इफेक्ट होते हैं। तो ये आपके बैड यूजर इंटरफेसेस के जो है इम्पैक्ट्स जो है मुख्तलिफ वो क्रिएट हो सकते हैं। तो अब आपने दिमाग में ये रखना है कि अपने रजिस्टर ये रखना है कि आप जब भी अपना यूजर इंटरफेस डिजाइन करें, बीइंग अ यूजर इंटरफेस डिजाइनर्स, तो आप ये देखें कि आपके यूजर्स कौन है, आप कौन कौन सी फंक्शनैलिटीज, कौन कौन सी एक्टिविटीज जो है वो अचीव करवाना चाह रहे हैं। और प्लस वही बात है कि हमने जो बात की थी इंटरैक्शन के ऊपर फोकस करना है कि किस किस्म का जो इंटरैक्शन है वो होने जा रहा है सॉफ्टवेयर के साथ। जैसे हमने कल इंटरफेस और इंटरैक्शन की बात की थी, तो इंटरैक्शन के ऊपर आपने फोकस करना है। और उसके बाद वो नीचे भी वही बात लिखी हुई है कि आपने ये जो इंटरैक्शंस हैं आपने इस तरह से इनको जो है ऑप्टिमाइज करना है कि जो यूजर की जो नीड्स हैं उनके साथ वो जो इंटरैक्शन के गोल्स हैं वो जो हैं अलाइन हो सके, कि जो यूजर काम करवाना चाह रहा है और जो उसकी जरूरत है उसको डायरेक्टली एड्रेस करे आपकी जो इंटरैक्शंस हैं, बजाय इसके कि जो काम नहीं होना चाहिए वो हो रहा हो। तो इस वजह से जो है ना आपने इस चीज को बड़ा ध्यान से इसको एड्रेस करना है। वही बात है, आगे भी यही बात कर रहे हैं कि इस चीज का ख्याल रखना जरूरी है कि आपके जो यूजर्स हैं वो किस में अच्छे हैं और किस में बुरे हैं। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था ना कि जो आपकी HCI है इट्स अ मल्टी डिसिप्लिनरी फील्ड। इसके अंदर जो है मुख्तलिफ फील्ड्स के जो हैं लोग मिलके काम करते हैं, और इस फील्ड के अंदर बहुत सारी और फील्ड्स के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, साइकोलॉजी, एथनोग्राफी और बहुत सारे और, कंप्यूटर साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आप ये ना समझें कि ये 10 यूजर इंटरफेस क्या है, बस 2-4 फॉर्म्स बनाए और बस बात खत्म करो। नो, इट्स रियली अ साइंस। और फिर उसके बाद क्या है कि कंसीडर व्हाट माइट हेल्प पीपल इन द वे दे करंटली डू थिंग्स। अब इस पे भी आपने गौर करना है कि लोग इस वक्त करंटली जिस तरीके से काम कर रहे हैं
आप उस कन्वेंशनल तरीके को किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं ताकि उनका एक्सपीरियंस जो है वो इम्प्रूव हो, और प्लस अपने एक्सपीरियंस के इम्प्रूव होने से वो सिस्टम को जो है वो मोर यूजेबल तरीके से भी यूज कर सके। जैसे भी आपने बात की है यूटिलिटी अबाउट यूजेबिलिटी, कि हाउ मच यूजेबल दैट प्रोडक्ट इज। खाली यही नहीं कि आप उसकी फंक्शनैलिटी अचीव कर ले, वो इस्तेमाल कितना काबिल इस्तेमाल होनी चाहिए चीज आपकी। Think through what might provide quality users experiences. Listen to what people want and get them involved. Use tried and tested user-centered methods. ठीक है, तो आपने तो सबसे पहले ये देखना है कि यूजर चाह क्या रहे हैं, और उनको जो चाह रहे हैं एक तो प्लस ये कि उनको सुने और उनको अपने डिजाइन प्रोसेस में इंक्लूड करें, और यही जो टारगेट है ये यूजर सेंटर्ड मेथड्स का है। ठीक है, अगला हमारा जो टॉपिक है दैट इज यूजर सेंटर्ड डिजाइन। ठीक है, रियली वेरी इंपॉर्टेंट। यही मैं आपको बता रही थी कल कि आपने जो है ना जो लेक्चर, अब जैसे मैं अभी हो गई है ना क्लास, इसके बाद जो है ना मौलम से ना अपने उस लेक्चर को डाउनलोड कीजिएगा, क्योंकि वही बात है कि अब तक जो है ना मैं उसको चीज़ों को उसके अंदर ऐड करती रहती हूँ, रिसेंट उसके अंदर मटेरियल डालती रहती हूँ कि आप लोगों को ना मजीद इंफॉर्मेशन दी जा सके। तो जी यूजर सेंटर डिज़ाइन जो है वो कल वाले लेक्चर में नहीं था। ठीक है, तो आप जो है ना वो अब मैंने उसको अपडेट कर दी है आने से पहले, तो अब आप उसको डाउनलोड कीजिएगा, वरना अगर कल वाला वर्जन आप करते तो उसमें ये चीजें बहुत सारी नहीं है। इस बात का आपने प्लीज थ्रू आउट ख्याल रखना। यूजर सेंटर डिजाइन जो है वो एक आइटरेटिव प्रोसेस है, आइटरेटिव डिजाइन प्रोसेस है। आप यहाँ पे देखें जो आपके लेफ्ट सॉरी राइट हैंड साइड पे जो एक डायग्राम है, ये ISO 2010 की जो है ना रिसेंट उन्होंने जिस तरह से उसको प्रेजेंट किया है उसके मुताबिक एक डायग्राम है जिसमें क्या है कि एक आइटरेटिव प्रोसेस। ठीक है, और इसमें जो यूजर है उसको जब आप लोग डिजाइन कर रहे हैं ना अपना इंटरफेस फ्रंट एंड डिजाइन कर रहे हैं, तो उसको आपने मैक्सिमम जो है ना वो आपने उसको इनकॉर्पोरेट किया हुआ, उसको इंगेज किया हुआ अपने यूजर को, अपनी हर स्टेज पे डिजाइन की हर स्टेज पे अपने यूजर को आपने जो है वो क्या किया हुआ है, इंटीग्रेट किया हुआ है, ताकि वो जो है ना उसके अंदर इनपुट दे। क्यों? क्योंकि जिस बंदे ने काम करना है वो बंदा भी डिजाइनिंग की यानी कि यूजर इंटरफेस डिजाइनिंग की बात हो रही है उसमें जो है इन्वॉल्व रहे। सबसे पहले देखें अंडरस्टैंड कॉन्टेक्स्ट ऑफ यूज, जो बात हो रही थी कि जिस कॉन्टेक्स्ट में सिस्टम ने यूज होना है उसको अंडरस्टैंड करें। देन स्पेसिफाई यूजर रिक्वायरमेंट्स, यूजर की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं उसको लिखें। फिर उसके बाद अब प्रोड्यूस पॉसिबल डिजाइन सॉल्यूशंस। अब जो भी इंटरफेस डिजाइनर्स के दिमाग में एक पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो भी डिजाइन आ रहे हैं वो बनाएं। उसके बाद उन डिजाइन्स को आप इवेलुएट करें उन रिक्वायरमेंट्स के अगेंस्ट जो कि यूजर ने आपको प्रोवाइड की थी, और ये तब तक साइकिल चलाते रहे जब तक कि यूजर की सेटिस्फेक्शन जो है ना वो अचीव नहीं हो जाती, कि यूजर जो है ना कंफर्टेबल नहीं हो जाता उसके यूज पे। और फिर ये एक आपका जब आप यूजर आपको कहे कि हाँ समथिंग इज लाइक ओके फॉर मी, आई एम सेटिस्फाइड, तो फिर वो क्या है आपकी एक सक्सेसफुल डिजाइन प्रोडक्ट बन जाएगी। तो इट्स आइटरेटिव अप्रोच, एंड वो अप्रोच क्या कहती है कि जिसमें डिजाइनर्स किस पे फोकस करते हैं, यूजर्स और उनकी नीड्स पे हर फेज ऑफ द डिजाइन। ठीक है, जितने भी डिजाइन के आपके प्रोसेस में जितने भी फेजेस आ रहे हैं हर फेज में जो है वो क्या कर रहा हो अपना यूजर की जो है ना कॉन्टेक्स्ट को अपने दिमाग में रखा हुआ है डिजाइनर ने। यूजर सेंटर डिजाइन जिसको UCD भी कहते हैं, उसमें और क्या चीज होती है कि डिजाइन टीम्स इन्वॉल्व यूजर थ्रू आउट द डिजाइन प्रोसेस वाया वैरायटी ऑफ रिसर्च एंड डिजाइन टेक्निक्स। वाई? टू क्रिएट हाईली यूजेबल एंड एक्सेसिबल प्रोडक्ट फॉर दैट। अल्टीमेटली मकसद क्या है यूजर सेंटर्ड डिजाइन का, कि हाईली यूजेबल और एक्सेसिबल किस्म की प्रोडक्ट बनाई जाए ताकि लोग जो है उसको एक्सेप्ट करें। और इसके लिए जरूरी क्या है कि जब भी UCD की टेक्निक यूज की जाए तो उसमें जो है आप यूजर्स को जो है जिन्होंने इस्तेमाल करना है उसको बिठा के आप जो है ना अपने प्रोडक्ट्स को जो है आप ट्राई टू इम्प्लीमेंट न्यू वांटेड। जी बिल्कुल, जिस तरह सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में हम कहते हैं जो आपका बैकएंड डिजाइन होता है या दूसरे जो फेजेस है उन सब में आप जो है उनको डालें, अपने यूजर्स की इन्वॉल्वमेंट करें। आप इसके अंदर भी जो यूजर इंटरफेस डिजाइनिंग है उसमें भी अपने यूजर्स को जो है ना आप इनकॉर्पोरेट करें। उनके रिव्यूज से जो है ना आप मजीद उसके ऊपर इनपुट से दोबारा उसके अंदर जो है ना इंटरफेस से रिलेटेड हर आइटरेशन में चीजें जो है ना ऐड कर सकते हैं। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप लोग। आइटरेटिव और सीक्वेंशियल, UCD आइटरेटिव है या सीक्वेंशियल है, ये बात पहले ही जैसे मैंने भी मेंशन की है कि ये एक आइटरेटिव प्रोसेस है। ठीक है, जैसे आपको याद होगा कि हम वो समरविल को जब हम डिस्कस कर रहे थे तो आपने जब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के जमाने में आपने डिफरेंट वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल्स पढ़े थे। प्योर वाटरफॉल था जो कि सीक्वेंशियल था, जिसमें आप जो है ना ये सपोज करते हैं, ये आपकी सपोजिशन या एजम्पशन होती है कि जो भी स्टेज में काम हो रहा है वो जो है वो कंप्लीट होगा तो फिर अगली स्टेज पे आप मूव करेंगे। ये वाटरफॉल की assumption है कि एक स्टेज के बाद नेक्स्ट स्टेज में आपने तभी मूव करना है जब वो कंप्लीट हो चुकी हो।
बट समरवेल ने बाद में जो है वो आपको देखा होगा कि आइटरेटिव अप्रोचेस और एजाइल और स्क्रम इन सब का जिक्र हुआ है कि आप काम जो है वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में आइटरेटिवली करें, कि आप हर साइकिल में हर आइटरेशन में अपने काम को इम्प्रूव करते जाएं। तो ये जो यूजर सेंटर डिजाइन है ये भी उसी को एड्रेस करता है कि जब आपने यूजर के इंटरफेसेस को आपने डेवलप करना है, एक तो उनको इन्वॉल्व करें, दूसरा ये आइटरेटिवली आप उस डिजाइन को जो है ना मैच्योर करते जाएं ताकि यूजर जो है ना उस चीज को जो है ना एक्सेप्ट कर सके। यूसीडी इज एन आइटरेटिव प्रोसेस दैट फोकसेस ऑन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द यूजर्स एंड देयर कॉन्टेक्स्ट इन ऑल स्टेजेस ऑफ डिजाइन एंड डेवलपमेंट। ठीक है, किसको फोकस करना है? यूजर की अंडरस्टैंडिंग को ड्यूरिंग डिजाइनिंग। और designers use a mixture of investigated methods and tools and generated ones। यानी कि आपको पता है जनरेटिव वन का क्या मतलब है? जब उन्होंने इंटरफेस बनाने हैं तो उसको बनाते हुए जो मेथड्स यूज करते हैं वो जनरेटिव मेथड्स कहलाते हैं, और उनमें से वन ऑफ द मेथड इज ब्रेनस्टॉर्मिंग। वन ऑफ द मेथड इज ब्रेनस्टॉर्मिंग जब उन्होंने बनाने हैं। और आपको पता है कि जब उन्होंने उसको इवेलुएट करना है, उसको चेक करना है, उसको इन्वेस्टिगेट करना है, तो उस वक्त भी कुछ टूल्स यूज करते हैं जिनमें इंटरव्यूज हैं, सर्वेज हैं, जो बिल्कुल। तो इससे जो है ना वो आपको यूजर की नीड और उनकी क्लियर अंडरस्टैंडिंग जो है ना आपके सामने आती है। अब वही बात है कि ये मल्टी डिसिप्लिनरी आपका जो है ना होता है यूजर सेंटर डिजाइन। इसमें मल्टी डिसिप्लिन के जो लोग हैं डिजाइन टीम में मौजूद होते हैं। इसमें डिजाइनर्स भी हैं, इसमें रिसर्चर्स भी हैं, इसमें मार्केटिंग के लोग भी हैं, इसमें जो है वही बात है साइकोलॉजिस्ट भी हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स भी हैं, हार्डवेयर इंजीनियर्स भी हैं, डोमेन एक्सपर्ट्स भी हैं। तो ये मल्टी डिसिप्लिनरी है जिसकी वजह से फिर जो है आपका यूजर जो है वो यूजर का कॉन्टेक्स्ट सामने आता है और फिर यूजर सेंटर डिजाइन जो है वो उसके मोटो को, उसके अल्टीमेट मकसद को जो है वो अचीव करने की कोशिश करते हैं। इसी तरह यूजर सेंटर डिजाइन के जो हैं वो कुछ प्रिंसिपल्स हैं और कुछ डिजाइन एक्टिविटीज हैं। आईएसओ की हैं दोनों प्रिंसिपल्स भी, और आईएसओ 1997 के ही एसेंशियल यूजर डिजाइन सेंटर डिजाइन की एक्टिविटीज। इट्स अ क्विक रिकैप के जो प्रिंसिपल्स हैं यानी कि जो कुछ बेसिक फंडामेंटल्स असूल हैं उसके, वो क्या है कि आप यूजर को इन्वॉल्व करें, पहला असूल। दूसरा असूल क्या है कि आपने जो है ना वो फंक्शनैलिटी की जो है ना यूजर और सिस्टम के दरमियान जो है ना प्रॉपर एलोकेशन की हो, वो जो इंटरेक्शन है ना वो प्रॉपरली मॉडल किया हो, कि जो फंक्शनैलिटी है जिसको आपने अचीव करना है यूजर और सिस्टम के दरमियान कम्युनिकेशन से, वो प्रॉपरली जो है ना वो इंटरेक्शन जो है ना वो मॉडल हो। थर्ड क्या है कि आइटरेशन ऑफ डिजाइन सॉल्यूशंस, कि जो भी आप सॉल्यूशंस बना रहे हैं वो आइटरेटिवली आपने जो है वो डेवलप करने हैं। और इसके अंदर क्या है चौथा, मैम 2 पॉइंट्स, अच्छा रीबा मैं बताती हूँ। और चौथा क्या है कि मल्टी डिसिप्लिनरी डिजाइन टीम्स, के इसके अंदर जो टीम्स हैं वो मुख्तलिफ हो। अरीबा जैसे अभी मैं बात करी थी कि आपने जो है जो इंटरेक्शन से रिलेटेड जो मैंने बात की थी लास्ट क्लास में, कि व्हाट इज इंटरेक्शन? इंटरेक्शन इज अ टू वे कम्युनिकेशन, इंटरेक्शन इज अ डायलॉग बिटवीन टू पार्टीज। ठीक है, तो इसी तरह आपकी जो फंक्शनैलिटी है, जो भी सिस्टम से आप काम अचीव करना चाह रहे हैं, वो इंटरेक्शन जो है वो क्लियरली जो है ना डिस्टिंग्विश्ड हो यूजर और सिस्टम के बीच में, कि यूजर ने क्या करना है और सिस्टम ने क्या करना है। ये जो एक इंटरेक्शन है वो प्रॉपर्ली मॉडल्ड हो। ठीक है रीबा? ओके मैम, मुझे वो एलोकेशन से समझ नहीं आया था कि एलोकेशन का क्या मतलब हुआ इसमें। मतलब एलोकेशन है ना, अब आ गया। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं हम एसेंशियल जो एक्टिविटीज है यूजर सेंटर डिजाइन में, कि एक्टिविटीज क्या क्या है। कि वही बात है कि सबसे पहली एक्टिविटी ये कि आपने कॉन्टेक्स्ट ऑफ यूज जो है ना आपने आइडेंटिफाई करना है, स्पेसिफाई करना है। उसके बाद आपने क्या करना है कि जो यूजर की रिक्वायरमेंट्स हैं उनको लिखना है। फिर आपने डिजाइन सॉल्यूशंस बनाने हैं, प्रोटोटाइप्स बनानी है, जो भी पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं। और उसके बाद आपने क्या करना है कि उन डिजाइन्स को जो है अपने यूजर के अगेंस्ट आपने उसको रिक्वायरमेंट्स के अगेंस्ट, यूजर ने जो रिक्वायरमेंट्स दी हैं उसके अगेंस्ट आपने उसको इवैल्यूएट करना है। ये जो एसेंशियल एक्टिविटीज हैं यूजर सेंटर डिजाइन की, यही वाली है, देखें ये पीछे भी वो जो डायग्राम थी ये वाली, उसमें भी यही है, यही चारों जो एक्टिविटीज हैं। क्या पहले आप कॉन्टेक्स्ट ऑफ यूज अंडरस्टैंड करें, देन आप रिक्वायरमेंट्स, जो भी यूजर की रिक्वायरमेंट्स हैं उनको आइडेंटिफाई करें, फिर आपने डिजाइन सॉल्यूशंस के फॉर्म में आपने प्रोटोटाइप्स डिजाइन करनी है, और उसके बाद फिर उनको इवैल्यूएट करना है उन प्रोटोटाइप्स को, किसके अगेंस्ट? स्टेप 2 के अगेंस्ट, कि जो रिक्वायरमेंट्स यूजर ने दी थी। और ये साइकिल जो है वो तब तक चलता रहेगा जब तक कि यूजर जो है वो सेटिस्फाई नहीं हो जाता कि मेरे जो कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक, मेरी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक जो है ये डिजाइन जो है वो रेडी हो चुका है। तो आई होप ये एक्टिविटीज आपको क्लियर है। अच्छा, एक और केस स्टडी वॉइस मेल सिस्टम की, इसमें भी जो है वो काफी जो था वो चीजें हो रही थी जो अभी हम देखेंगे। पॉसिबल इंटरेक्शन, वही बात है, इंटरेक्शन ही की बात हो रही है जो हम लास्ट टाइम भी कर रहे थे कि इंटरेक्शन क्या है पॉसिबल वॉइस मेल सिस्टम में। क्या स्टेप 1, आपने जो है ना हैंडसेट उठाया और पीछे से जो है ना उसके जो है ना रिस्पॉन्स आया, बी बी बी, देयर इज अ मैसेज। ठीक है,
स्टेप 2 में क्या हो रहा है कि एज रिटन इंस्ट्रक्शन, नीचे देखें इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं इस वॉइस मैसेजेस के, कि आप टच करें 41 और उसके बाद आप टच करें स्टारिक, फिर अपना रूम नंबर एंटर करें और उसके बाद हैश का जो है वो साइन आप प्रेस करें एज रिटन इन द इंस्ट्रक्शंस। अब ये जो इन्वर्टेड कॉमर्स में है ये वो है जो सिस्टम का रिस्पॉन्स है, और जो इन्वर्टेड कॉमर्स के बगैर है ये आपका जो है ना आपका जो है ना इनपुट है जो आपने दी है सिस्टम को। तो एज रिटन इन द इंस्ट्रक्शन वी टाइप 41, आपने जो है 41 एंटर किया और उसके बाद क्या हुआ एंड गेट द आंसर, मशीन ने आंसर क्या किया कि यू हैव रीच्ड द हिल्टन ब्रसल्स सिटी वॉइस मैसेज सेंटर, प्लीज एंटर द रूम नंबर फॉर विच यू वुड लाइक टू लीव अ मैसेज। ठीक है, स्टेप 2 ये हो गया। अब आते हैं स्टेप 3 पे। वही बात है कि आप जो विदाउट इन्वर्टेड कॉमर्स एंड इटैलिक है ये वो है जो आपने करना है बीइंग अ यूजर। आफ्टर वेटिंग एंड चेकिंग द इंस्ट्रक्शंस अगेन वी प्रेस द स्टैटिक एंटर और रूम नंबर एंड प्रेस हैश साइन टू गेट द आंसर। अब सिस्टम जो रिस्पॉन्स कर रहा है, वॉइस मेल जो रिस्पॉन्स कर रहा है वो क्या कर रहा है, यू हैव रीच द मेल बॉक्स फॉर रूम 106 टू लीव अ मैसेज, टाइप इन योर पासवर्ड। ठीक है, अब आपने फिर क्या किया, आपने जो है उसमें पंच इन किया है अपना रूम नंबर अगेन एंड द सिस्टम अगेन रिप्लाइज प्लीज एंटर द रूम नंबर अगेन एंड देन योर पासवर्ड। अब आप मुझे बताएं यहाँ पे क्या क्या आपको जो है ना वो प्रॉब्लम्स जो है ना इस केस स्टडी में, इस वॉइस मेल सिस्टम की आपको पॉसिबल इंटरेक्शन में जो है ना प्रॉब्लम्स आपको क्या फील हो रहे हैं। हाथ खड़ा करें, और जिनको जो हाथ खड़ा नहीं, जिनकी बारी नहीं आएगी वो जरा चैट में जो है ना वो इसको जरा डिस्कस करें कि इस वॉइस मेल सिस्टम में आपको जितनी भी इंटरेक्शन थी यहाँ पे क्या प्रॉब्लम्स आपको फील हुए। जल्दी 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 जल्दी। हुबा ने हाथ खड़ा किया है, ये क्या बात है, सिर्फ हुबा जो है ना वो आज जाग रही है, बाकी सब सो रहे हैं। नेस्कैफे जागना तो पड़ेगा, सवेरा जाग रही है, मुकद्दस हसन जाग रही है। चलो सवेरा बताओ जी क्या मसला फील हुआ आपको। मैम मुझे लगता है कि मतलब बार बार आपको अपना रूम नंबर भी इंटर करना पड़ा, एक तो ये प्रॉब्लम है। ठीक है, ओके। एक ये प्रॉब्लम होगी और दूसरा एक तो यही होगी, दूसरा उससे दोबारा से उससे जो रूम नंबर मांगा है यही है और पहला पासवर्ड भी भी यही है, मांगा है। पहला भी यही है, दूसरा भी ठीक है सवेरा। चलो आयशा, अच्छा आयशा तो आप कमेंट में लिखिएगा आयशा। मारिया मंजूर आप माइक ऑन करें, आप बताएं। नंबर अगेन एंटर, बार-बार एक ही बात पूछ रहा है मैम, अगेन अगेन एंटर पासवर्ड एंड रूम नंबर। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सारे बच्चे। हाँ जी मारिया, माइक ऑन करें अपना। सो मैनी इंस्ट्रक्शन आस्किंग द सेम थिंग ओवर एंड ओवर। बिल्कुल ठीक है। चलो मारिया ने, मेरा हाल है मारिया का माइक ही नहीं चल रहा। ठीक है कोई बात नहीं, मैंने आपकी चैट में आपकी जो है ना मैंने फीडबैक्स पढ़ ली हैं। बिल्कुल बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। इसमें जो प्रॉब्लम्स हैं वो क्या है, बार बार पूछ रहा है, बिल्कुल एक ही बात बार बार हो रही है, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। इन्फ्यूरिएटिंग है, आपके जो मैसेजेस जो उसके फीडबैक के तौर पे आ रहे हैं वो इतने पोलाइट नहीं है। ठीक है, वो इतने जो है वो यूजर फ्रेंडली नहीं है जिस तरह के मैसेजेस होने चाहिए, और एक अजीब इन्फ्यूरिएटिंग सा इन्वायरमेंट बना हुआ है, कंफ्यूजिंग है, आपको कंफ्यूज नहीं समझ आ रहा। बेसिक टास्क के लिए बहुत सारे स्टेप्स करने पड़ रहे हैं, एफिशिएंसी वाइज जो है ना आपको रिजल्ट्स बेहतर नहीं है। और एफिशिएंसी का ताल्लुक है, लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि स्पीड के साथ, कि हाउ मच स्पीडी यू वर्क। ठीक है, हाउ मच यू आर एबल टू परफॉर्म योर टास्क विद स्पीड, विद हाउ क्विक। ठीक है, अब जितने अननेसेसरी स्टेप्स होंगे फॉर बेसिक टास्क तो क्या है कि आपका जो टाइम है, टाइम डिलेज आएंगे, ये सिस्टम डिफिकल्ट टू यूज लग रहा है आपको। ठीक है, और उसके बाद क्या है कि हैज नो मीन ऑफ लेटिंग यू नो हाउ मेनी मैसेजेस एट अ ग्लांस। आपको यही पता नहीं है अभी एक उसमें कि कितने मैसेजेस जो है ना वो आए हुए हैं आपके पास, आपको ये पता, आपको जैसे कहते हैं नहीं, आपका जब ईमेल आप खोलते हैं तो इनबॉक्स में जो मतलब कह लें कि जो नंबर लिखा हुआ होता है, इसका क्या मतलब है कि ये वो मैसेजेस हैं जो अभी तक आपने रीड नहीं किए या नए मैसेजेस हैं। ठीक है, तो आपको ये वो सारा जो है ना हैंडसेट उठा के पूरे सारी सीरीज से गुजर के तो आपको पता चलेगा और कि आपके कितने मैसेजेस हैं। प्लस ये नॉट ऑब्वियस व्हाट टू डू, इंस्ट्रक्शंस इतनी क्लियर ही नहीं है कि आप जो है ना वो क्या करना चाह रहे हैं, सिस्टम से क्या परफॉर्म कराना चाह रहे हैं। यूटिलिटी वाइज जो है ना ये सॉफ्टवेयर इतना बेहतर नहीं है। तो ये वो वाले प्रॉब्लम्स हैं जो आपने जो है ना वो फील किए हैं। अब बेनिफिट्स ऑफ HCI के, अच्छा अब ये सेशन दोबारा ज्वाइन कीजिए क्योंकि ये भी ये होने लगा, फिनिश होने लगा, फिर हम दोबारा इसको स्टार्ट करते हैं सेशन को यहीं से। ओके, उसके बाद हम, वैसे तो हमने HCI के काफ़ी सारे बेनिफिट्स अभी तक हमने देख लिए, बस इट्स अ क्विक रिकैप कि आपको बेनिफिट्स किस तरह से जो है क्या क्या अचीव होते हैं आपके जब आप HCI के प्रॉपर रूल्स एंड पॉलिसीज़ को फॉलो करते हैं।
कि वही बात है कि मार्केट में आपकी जो पोजीशन है, आप मार्केट में जो आपके प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो जो है इम्प्रूव होती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप गूगल की बात करें तो गूगल के साथ बहुत सारे और भी सर्च इंजन्स हैं जो एग्जिस्ट करते हैं, बट गूगल की जो मार्केट क्यों लार्ज है, बिकॉज ऑफ इट्स यूजेबिलिटी। तो इस वजह से जो है यूजेबिलिटी विद हायर एफिशिएंसी। तो जो यूजर जो गूगल का यूजर है वो गूगल के साथ ही, आपने कभी, मैंने तो कभी जिंदगी में जो है ना जो कोई और कह लें कि सर्च इंजन है, शायद ही जिंदगी में कभी मैंने खोला हो, और ना ही मेरा हाल है आप लोगों ने, हालांकि बहुत सारे सर्च इंजन एग्जिस्ट करते हैं, बट वी आर टोटली स्टिक विद गूगल। इसकी वजह ये है कि हमारी जो यूजेबिलिटी है उसकी वो बहुत ईजी टू यूज है, तो इस वजह से उसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो बहुत इम्प्रूव्ड है इन मार्केट। इम्प्रूविंग प्रोडक्टिविटी, दूसरा वही बात हो रही है कि जब आपकी मार्केट में पोजीशन अच्छी होगी तो आपकी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी कंपनी के एम्प्लॉयज जो हैं वो काम जो है ना वो फास्टर मैनर में करते हैं, तो उस कंपनी की जो प्रोडक्टिविटी, सॉरी, उस कंपनी के जो एम्प्लॉयज की प्रोडक्टिविटी है वो भी इंप्रूव होएगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप कैफे यूजेस अ बिजनेस मैनेजमेंट सिस्टम, कि जिसमें क्या हो रहा है कि प्रॉफिट भी होगा बिल्कुल। जैसे अभी ये अगर आपने तहजीब वगैरह पे आपने जो है ना विजिट किया हो कभी, तो आपने देखा है कि वो जो केक्स वगैरह का, पहले वो केक्स का क्या करते होते थे, बस वो कॉपी निकालते थे और उसके बाद उसमें से जो है ना लोग अपने डिजाइन वगैरह केक्स के देखते थे। अभी लास्ट मंथ मैंने एक केक ऑर्डर करना था, तो मैं जो है वो क्या गई हूँ, तो वहाँ पे इंटरफेस बकायदा लगा हुआ है, वहाँ पे आप खुद सिलेक्ट कर सकते हैं अपना केक, वहीं से जो है ना वो डेटा एंट्री करता है, वहीं से उसके कोड्स वगैरह आ जाते हैं, प्रॉपर एक पूरी रिसीप्ट वहीं से जनरेट हो जाती है, और आप बस काउंटर पे आते हैं और अपनी पेमेंट करते हैं। चॉइसेस जो है ना वहीं पे है, हर चीज की जो है ना आपको यूजर इंटरफेस जो है ना वहीं पे डिजाइन करके उन्होंने जो है ना आपको ऑटोमेटिक जो है ना वो फैसिलिटी जो है ना आपको प्रोवाइड की है। तो ये देखें आप, जूं जूं टाइम गुजर रहा है कि आपके यूजर एक्सपीरियंसेस जो है वो इम्प्रूव हो रहे हैं। इसी तरह लोअर सपोर्ट कॉस्ट, वही बात है कि आपको जो कॉस्ट, जिसपे आपको कह लें कि लोगों को सपोर्ट करने में जो आपकी कॉस्ट लग रही थी, कस्टमर सपोर्ट वालों को जो कॉल्स आती हैं जिसपे उन्होंने जो है ना वो लोगों को गाइड करना होता है, वो क्या है कि वो अगर प्रोडक्ट आपका यूजर मतलब यूजेबल नहीं होगा तो कस्टमर सपोर्ट वालों को बहुत सारी कॉल्स आएंगी, बहुत ज्यादा पूछेंगे लोग उनसे। जैसे मैं आपको वॉशिंग मशीन की बात बता रही हूँ कि अगर मैं अपनी वॉशिंग मशीन की बात करूँ तो मैंने उसका मैनुअल नहीं पढ़ा, इंस्ट्रक्शन मैनुअल मैंने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा। वो इतनी इजी टू यूज थी कि मैंने बगैर इंस्ट्रक्शन मैनुअल पढ़े ही मुझे जो है ना वो समझ आ गया। इसका बैकग्राउंड ये भी है कि हम थोड़ा कंप्यूटर लिटरेट हैं और बहुत सारी चीजें हैं जो हमें ऑलरेडी पता है, मगर वो इतना इजी है कि अगर कोई इतना लिटरेट नहीं भी है तो वो भी उसको इजीली जो है ना वो यूज कर सकता है। तो क्या है कि अगर फॉर एग्जांपल एक वॉशिंग मशीन जो है अगर वो इतनी यूजर फ्रेंडली नहीं है, उसका इंटरफेस इतना अच्छा नहीं बना हुआ, और आप जो है ना आफ्टर जो है ना रीडिंग इंस्ट्रक्शन मटेरियल भी आपको चीजें समझ नहीं आ रही, तो फिर जो कस्टमर केयर सेंटर है ना, यानी कि अगर फॉर एग्जांपल मशीन मित्सुबिशी की है या मशीन किसी भी XYZ कंपनी की है, तो उनकी जो कॉल सेंटर है, जहाँ पे कस्टमर सपोर्ट सेंटर है, वहाँ पे बहुत ज्यादा जो है ना कॉल्स जाएंगी, और लोगों को फिर कॉल्स के ज़ाहिर पैसे भी पड़ेंगे। अब कॉल्स कौन सी मुफ्त होती हैं। आप रिड्यूस कर सकते हैं डेवलपमेंट कॉस्ट, जब आपने जो है अपने यूजर इंटरफेसेस को जो है ना बहुत स्ट्रांगली और बहुत सीरियसली कंसिडर किया होता है कि अवॉइड इंप्लीमेंटिंग फीचर्स यूजर्स डोंट वांट एंड क्रिएटिंग फीचर्स दैट आर अनोइंग और इनएफिशिएंट। ठीक है, तो आप ऐसे फीचर्स को इंप्लीमेंट ना करें जो कि यूजर चाहते ही नहीं है, और ऐसे फीचर्स भी ना डालें जो कि इनएफिशिएंट हैं और जो कि आपके यूजर को अनॉय करेंगे, ऐसे फीचर्स भी ना रखें। तो इससे क्या होगा कि अगर आप ऐसे फीचर्स को आप जो है वो इज्तनाब करते हैं उनसे, तो फिर इससे आपकी जो कॉस्ट है खाम खा की जो आप जो है ना लगा रहे होते हैं वो भी जो है ना बच जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर अपनी एप्लीकेशन में आप खाम खा के जो है ना वो अननेसेसरी कंफर्मेशन डायलॉग बॉक्सेस डालते रहे जिनकी जरूरत कभी है कभी नहीं है, आपने उन डायलॉग बॉक्सेस को उन सिचुएशंस में डालना है जहाँ पे उनकी वाकई जरूरत है। और अगर खाम खा बहुत ज्यादा अननेसेसरी जो डायलॉग बॉक्सेस अगर उसमें आ रहे हैं, तो फिर अब ये लम्हा फिक्री है कि आपको अपनी प्रोडक्ट को जो है वो डी मॉडल करना पड़ेगा, दोबारा से उसको जो है ना आपको डेवलप करना पड़ेगा। अब वर्क फोर्स इन HCI, वही बात है जो अभी बात हो रही थी पीछे कि जब ये अब यूजर सेंटर डिजाइन बनाते हैं तो आपके पास जो है ना जो लोग हैं जिन्होंने जो पीपल है जिन्होंने उसके ऊपर काम करना है, तो वो भी काफी सारे लोग हैं। इंटरेक्शन डिजाइनर्स होते हैं, यूजेबिलिटी इंजीनियर्स होते हैं, UI डिजाइनर्स होते हैं, वेब डिजाइनर्स होते हैं, यूजर एक्सपीरियंस डिजाइनर्स होते हैं। अब ये ऊपर वाले सारे जो हैं वो कौन है, ये यूजर एक्सपीरियंस डिजाइनर्स हैं, पीपल हु डू ऑल द अबव। जो लोग ये सारा ऊपर वाला काम करते हैं उनको हम क्या कहते हैं, यूजर एक्सपीरियंस डिजाइनर्स। ठीक है, यूजर सेंटर डिजाइनर्स या यूजर एक्सपीरियंस डिजाइनर्स।
तो ये वो लोग हैं जो कि मुख्तलिफ रोल्स हैं, मुख्तलिफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जो कि लोग अदा कर रहे होते हैं टू मेक अ यूजर सेंटर डिजाइन, टू मेक अ यूजेबल डिजाइन, जिसकी जो है ना इफेक्टिवनेस जो है वो एक्सेप्टेबल हो। यही बात हो रही थी कि जो HCI है वो मल्टी डिसिप्लिनरी है, उसमें साइकोलॉजी के, एथनोग्राफी के, सोशियोलॉजी के, लैंग्वेज के लोग, कंप्यूटर साइंस के, डिजाइनिंग के, इंजीनियरिंग के, एर्गोनॉमिक्स के, और मैंने आपको बताया था ये एर्गोनॉमिस्ट कौन लोग होते हैं जो कि ह्यूमन फैक्टर्स को, ह्यूमन बिहेवियर्स को इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ यूजिंग सिस्टम्स जो है ना पूरी स्टडी कर रहे होते हैं। साइकोलॉजिस्ट, आपको पता है साइकोलॉजिस्ट कौन होते हैं। तो दैट्स ऑल। अगर कोई आपका क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें।